सभी। आप क्या सभी बात कैसे है। हैं? ठीक ठाक हैं आप सभी? सब ठीक है, तू सुना। बहुत बढ़िया। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप सब ठीक हैं। हम भी ठीक है भाई। आप भी ठीक हैं? हाँ, हम भी ठीक है। खुशी की बात है। अगर ठीक हुए सब तो कितना मजा आता है ना। हाँ, और कंटिन्यू। हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जसलीन, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी तुमने? नहीं, नहीं कर करी? दी। नहीं, कर दी। नहीं करनी थी क्या? अच्छा। आप सब देख रहे हैं, ये जो चोटी है, मेरे पीछे वाली चोटी कौन सी है पता है आपको? याद है? आपने देखी होगी आप सबने। हमें सब एक ही लगते हैं। एक ही लगता है। ये ना शिव परिवार, शिव भगवान का परिवार शायद वाली है। चार हाँ, चार तुम्हें जो शालिनी है तुम्हें ना। याद है। यस यस, हाँ, याद है। तुम्हें याद रही। ये नीलकंठ है लेफ्ट वाली, राइट वाली नारायण पर्वत है। और भी दो ओके। लोग थे ना इसमें। हम्म। हाँ, गणेश जी की भी है और ये हाँ। गणेश जी की नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। नाम नाम। नारायण पर्वत और नीलकंठ। लेफ्ट वाली नीलकंठ है, राइट वाली नारायण पर्वत है। तो ये भला हो इस लैपटॉप की फैसिलिटी का, नई नई चोटियां दिखा देता है सबको। है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं तो जरा एक चीज भूल गया। आप दीपक। लोग करें, बात करें करें, बस हाजिर होता हूँ। साइलेंट मोड पे कैसे आ गए? अभी तो कन्वर्सेशन वाला मोड चल रहा है? आप लोग साइलेंट कैसे हो गए? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या जसमीन? आ रही है। आ रही है, आ रही है। सारे किसी बाकी सारे बच्चे बदमाशी करते हैं। लोग सारे साइलेंट मोड पे आ जाते हैं। हाँ। देखो, आप लोगों को बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। बात कुछ होती नहीं। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। हाँ। भैया एक, आगे एक बात पूछनी थी, एक बात पूछनी थी आपसे। बिल्कुल पूछिए पूछिए। जी भैया, आपने कहा था ना, जैसे कोई बात, अरे जैसे कोई, बताइए जैसे बताइए। हृदय में कोई जैसे बात किसी की अगर छुप जाती है हाँ, तो तो दर्द होता है ना। आपने जसलीन से उस दिन कहा था, होता क्या है? पिछले episode। मतलब जैसे कोई हृदय में कोई बात किसी की कही हुई छुप जाती है, हृदय दुखता है जब ना, तो पेन देख, पेन होता है ना, पेन पेन। हाँ बिल्कुल पेन होगा। पेन इसलिए होगा, हाँ पेन जी। इसलिए होगा कि जिससे संबंधित बात है, जिस क्षेत्र से जी। संबंधित, यानी जी। कि हमारी कोई भी बात किसी ना किसी चक्र से संबंधित होती है। ठीक है? और हम किसी बात से अटैच हो गए, हम किसी बात से अटैच हो गए, तो उस क्षेत्र के जो देवता हैं, उस चक्र के देवता हैं, वो दुखी हो जाते हैं। और उनका जो दुख है वो पेन के रूप में प्रकट होता है। अच्छा तो जी। समझ लीजिए आप सभी, यदि हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हमें डिटैचमेंट को अपने जीवन में धारण करना होगा। सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे और कोई कहीं दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर भैया जैसे दर्द हो जाए तो उसका उपाय क्या, मतलब दर्द कैसे खत्म हो, ये कैसे करेंगे फिर? सबसे पहले मैंने बताया, तो दर्द अगर हो जाए तो उधर जी। से चित हटा लीजिए।
जिस चीज से अटैच है, जिस चीज से हम लिप्त हैं, उसे चित हटा लीजिए, तुरंत दर्द चला जाएगा। और अगर उसी के बारे में और अगर उसी के बारे में फिर कहाँ, जरा बंद करना है इधर। हाँ, उसी के बारे में अगर निरंतर सोचते रहेंगे तो आपको दर्द बंद नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। और रहा सवाल बात के चुभने का, चुभती तभी बात है जब हम किसी चीज से अटैच होते हैं, चाहे अपनी सोचों से अटैच हो, चाहे अपनी धारणाओं से अटैच हो, चाहे अपनी मान्यताओं से अटैच हो, चाहे अपने रीति रिवाज से अटैच हो, चाहे अपनी जीवन शैली से अटैच हो, चाहे अपनी आदतों से अटैच हो, तो बुरा तभी लगेगा, चुभेगा तभी। अगर अटैचमेंट नहीं है तो बुरा का तो मतलब ही नहीं उठता, चुभने का तो सवाल ही नहीं उठता। चुभता केवल तभी है जब हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं है। तो जब भी कोई चीज बुरी लग रही हो या चुभ रही हो तो हम चिंतन करके देखें कि आखिर चुभ रही क्यों है ये चीज, हमें क्यों चुभन हो रही है, हमें इस बात की क्यों हमें दुखी हो रहा है ये बात। तो आप ढूंढेंगे, पता लगेगा, अच्छा मैं अपनी इस बात से अटैच हूं, मैंने एक अपनी आदत बना रखी है, मैं इससे अटैच हूं, या मेरी समझ है, इस वाली समझ से अटैच हूं, इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। जैसे ये दिख जाए तुरंत जो है आप हटा ले टेंशन, बुरा लगना बंद हो जाएगा, चुभना बंद हो जाएगा। अरे मुझे तो इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, मुझे तो कभी खराब नहीं लगता, ना चुभता अंदर कुछ। आपको तो 10 20 50 लोग कहते होंगे, मेरे को पता नहीं कितने सैकड़ों लोग कहते रहते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। मुझे तो कुछ नहीं लगता खराब, क्योंकि मैं अपनी किसी धारणा से अटैच ही नहीं हूं। जो भी मानव, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी मनुष्य अपने लिए, खुद के लिए एक धारणा बना लेता है, खुद के लिए एक धारणा बना के रहता है कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, उसे ही चुभती हैं बातें ज्यादा। हमें अपने बारे में धारणा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम कैसे हैं। क्योंकि हमारा जीवन एक बहती नदी के समान है, और जैसे नदी अलग अलग धरातल पे बहती है, उसका धरातल कभी भी एक सा नहीं होता। सागर के हृदय से फूटती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से होती हुई एक सागर के अंदर मिल जाती है, उसके पर्वत के हृदय से फूटती है और अंत में अलग अलग धरातलों पे चलती हुई सागर में मिल जाती है। तो नदी चूंकि इतने सारे धरातलों से गुजरती है, वो किसी भी धरातल से अटैच नहीं है, और नदी ने कोई धारणा ही नहीं बनाई कि मुझे ऐसे ही वाले धरातल पे बहना है। वो तो कहती है जैसा धरातल मिलेगा मैं वहीं रह लूंगी, मैं वहीं गुजर जाऊंगी। तो मानव के अंदर एक बीमारी है, अपने प्रति उसने एक धारणा बना ली, मैं ऐसा हूं बस। और यही कारण है सारी चीजें खराब लगेंगी, क्योंकि अगर उसके अनुरूप नहीं हुए, आपकी अपनी धारणा के अनुरूप कोई बात नहीं आई, तो आपको तुरंत चुभ जाएगी बात, तुरंत बुरा लग जाएगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट with the notion of your own personality. पॉइंट क्लियर हुआ क्यों बहन जी? सुधा बहन क्लियर हो गया? अब जैसे आम लोगों में होता है, जैसे घरों में समस्या क्या है, मैं तो ये हूं, मान लो कोई गए किसी के घर में बहू आ गई, और बहू आ गई किसी के घर में, और उसने अपने संस्कार जो उसे मिले हुए हैं, परिवार सबके अलग अलग है, और सबका जीवन अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके का है। जनरली जो बहुएं आती हैं वो अलग परिवेश से आती हैं, परिवेश अलग है, हमारा परिवेश अलग है, उनका अलग है, मान लो। अब उसने अपने परिवेश के मुताबिक कोई बात कह दी, तो सास तो लेके बैठ गई उस बात को, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो सास हूं, इसने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि एक धारणा बना ली मैं सास हूं, किसी ने धारणा बनाई मैं बहू हूं, किसी ने धारणा बनाई मैं बेटी हूं, किसी ने धारणा बनाई मैं बेटा हूं। तो ये धारणाएं बना के बैठ गए, और उसके बाद किसी ने कुछ कहा तो हमें एकदम खराब लगेगा, क्योंकि हमने अपने बारे में बना लिया, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें ऐसा कैसे कह दिया।
तो यहाँ बात इस तरीके से चुभती है। और यदि इस जसलीन, कहाँ से आवाज आ रही है, जरा बंद करना। सुधा दीदी के घर के बैकग्राउंड से ही आवाज आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ से ही बैकग्राउंड से आ रही है आवाज ये। अच्छा। तो बहन जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम धारणाएं बना लेते हैं ना, कोई भी, हमने कोई एक अपना स्टेटस बनाया और उसके मुताबिक मान के बैठ गए हम ऐसे हैं, तो बहुत सारी बातें खराब लगने लगेंगी, बहुत सारी खराब लगेंगी। और 99% अटैचमेंट, 99 क्या 100% अटैचमेंट है। बुरा लगना, चुभना एक ही बात होती है। और अटैचमेंट के कारण है कि हम अपनी इस इमेज से अटैच हैं, हम अपने बारे में एक धारणा बना के बैठे हैं, उससे हम अटैच हैं, उसके कारण बुरी लग रही हैं चीजें हमें। इसीलिए शायद श्री माता जी ने कहा होगा, अरे बुरा लगना तो बहुत ही बुरी बात है, बुरा तो मानना ही नहीं चाहिए। तो ये कारण है। और आज सारे के सारे मानव इसी बीमारी से पीड़ित हैं। हम वहां गए थे, ऐसा उसने कह दिया, हमें तो बहुत बुरा लग गया। ये सुनता हूं मैं आज दिन चारों तरफ। मैं क्यों बुरा लग गया यार, उसने अपने हिसाब से कह दिया, तुम क्यों उसको बात को सीरियस ले रहे हो? वो अपनी समझ से कह रहा है, आप अपने बारे में जो धारणा रखते हो या आप सोचते हो कि उस तरीके से जियो तो बुरा तो लगेगा ही नहीं, है नहीं? आपने वो कहानी सुनी है, एक बड़ी सी कहानी थी। हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, गधा साथ में चल रहा था, तो आराम से उसे पकड़ के ले जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बात करते जा रहे हैं। लोगों ने कहा, अरे कितने बेवकूफ हैं, गधा साथ चल रहा है, खाली है, और ये ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो उसने सुनी बात, उन्होंने सुनी, वो चलो भाई बैठ जाओ। तो उसने पूछा भी तुम बैठ जाओ, पत्नी ने कहा नहीं आप बैठ जाओ। वो बैठ गया। अब पत्नी ने उसको गधे को पकड़ के चल रखा है। लोग थोड़ी देर बाद लोग कहते हैं, अरे कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठ के जा रहा है। अब ये भी सुना, उसने कहा चलो भी ठीक है। उसने पत्नी से कहा देखो मेरे को ऐसा कहना है, तू ही बैठ जा। तो अब वो पत्नी बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद पत्नी को लोग कह रहे हैं, कितनी निर्लज्ज है, पति पैदल चल रहा है और वो घोड़े पे बैठ के जा रही है। अब आप बताओ किसकी बात को मानोगे आप? तो जो कहता है उसकी अपनी समझ है। तो अब हम उनकी बातें मानकर ऐसी मूर्खता क्यों करें? हमने उनकी बात मानी क्यों? हमें क्या करना चाहिए? हमें जो समझ में आ रहा है हमें वो करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें तो करना वही है जो हमें समझ में आ रहा है। क्यों बुरा मानने की बात है? अब बताओ, बेचारे को, उन दोनों पति पत्नी को किसी भी तरीके से उन्होंने चैन से रहने नहीं दिया। और मेरा तो अपना खुद का उदाहरण है। जब फेसबुक नया नया शुरू किया था 2011 में, मुझे आता कुछ नहीं था चलना मन, उस पर कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, बस थोड़ा बहुत किसी ने बता दिया, लिख दिया। तो मैं अपनी अंदर की अनुभूतियां या जो अनुभव थे वो लिखता था। तो मैंने क्या किया, अपना अनुभव लिखा और उस पे नीचे एक मार्किंग कर दी अपने नाम की। तो एक सहजी ने कहा, अरे अपने उस पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये आपका है ये, तो आपने नाम क्यों लिखा? मैंने अगली बार नाम छोड़ दिया। मैं कहा चलो भाई, नाम नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि हमारी टाइमलाइन है, हमने लिखा है, इसका मतलब ये माना जाएगा। हमने लिख दिया। अब मैंने नाम क्यों लिखा था? क्योंकि पहले मैं बिना नाम के लिखता था अपनी बातें, तो लोग फट से नीचे कमेंट आने शुरू हो जाते थे, कौन से लेक्चर का है श्री माता जी के, कौन से सन का है, हमें लेक्चर बता दो। मुझे हर बार ये लिखना पड़ता था, भैया ये लेक्चर का नहीं है, मेरे चिंतन के कारण मैंने लिखा है। तो बोले फिर इसमें नाम डालना चाहिए अपना। मैंने नाम लिखना शुरू कर दिया। तो दूसरे सहजी ने कहा अपना नाम क्यों लिख दिया? मैंने नाम हटा दिया। अब जब मैंने नाम हटाया तो फिर मैंने कहा अब कैसे पता लगे, वरना फिर लोग लेक्चर समझेंगे। मैंने उसके नीचे लिख दिया कंटम्पलेशन, चिंतन, डैश लगा के नाम की जगह चिंतन लिख दिया। तो एक महान सहजी बोले, अरे चिंतन तो आज्ञा चक्र से होता है, आप आज्ञा में हो, चिंतन मत लिखो, ये गलत है ये चीज। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, मैंने उसे भी हटा के लिख दिया। तो मतलब
कुछ भी लिख रहा हूं, किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बुरा किसी की बात का नहीं लग रहा, मैं कहा चलो भी ठीक है, इनको जैसा अच्छा लगे। तो लास्ट में मैंने इम्पल्सिस लिखना शुरू करा, डैश लगाया इम्पल्सिस। इम्पल्सिस का मतलब होता है जो हृदय में प्रेरणा बनी है वो लिख दिया। तो किसी ने नीचे लिख दिया, भैया ये कौन सी किताब है इम्पल्सिस नाम की, हमें भी बता दो कहाँ मिलेगी। अब आप बताओ कि कई तरीके के लोग और कई तरीके की बातें। अब मैं किस बात का बुरा मानूं और किस बात को भला मानूं, बताइए। क्योंकि अपना कुछ है नहीं, हमने जिसको अपना मान लिया वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम कहेंगे कितना मूर्ख है, मेरी बात को भी ऐसे ही कह रहा है, ये बात तो मैं क्यों ना, तो उन्हें कहता मूर्ख है। अब उनका अपनी समझ है। तो बहन, हमेशा किसी की बात का बिना बुरा माने जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने संस्कार, अपने अपने परिवेश, अपने अपनी समझ, अपने अपने चेतना के स्तर से ही बात करते हैं। तो इसमें उलझने का तो कोई मैटर ही नहीं है। हो गया पॉइंट क्लियर बहन जी? अच्छा, एक और चीज मैंने गौर की है अक्सर। मान लीजिए आप किसी से जुड़े हैं और आपको जुड़ाव में आप जीवन जी रहे हो, चाहे वो आप वैसे जुड़ रहे हो घर में परिवार के साथ में जुड़े हुए हो, मित्रता है उससे ऐसे जुड़े हुए हो, और कभी कभी कुछ साथ में हैं आप, बातचीत कर रहे हैं, तो कभी कभी किसी ने अपनी बात प्रकट कर दी, आपकी बात पर अपनी बात रख दी, आपको खट बुरा लग गया, अच्छा मेरी बात काट दी। ऐसा होता है ना, मेरी बात काट दी, ऐसा ऐसा क्यों लगता है मेरी बात काट दी? आपको ऐसे समझना चाहिए हम सबको, अरे भाई आपने अपनी बात रखी, उसने अपनी बात रख दी, इसमें काटने वाली बात कहां से आ गई? इट इज ए शेयरिंग। क्यों बहन जी? शेयरिंग है ना ये, तो काटना नहीं है, क्योंकि ये समझ हमारी ना समझी होती है, हम किसी को कहते हैं हमारी बात काट रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अपनी बात थोपना शुरू कर दे, इम्पोज कर दे कि नहीं यही ठीक है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर हमारी बातें शेयरिंग तक सीमित हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और बुरा भले का तो मतलब ही नहीं है। अरे मतलब एक बात बताइए, हम सब लोग वही तो बोलेंगे जो हमारे अंदर समझ होगी, हम कहाँ से लाएं दूसरे की समझ उठा के? नहीं, जो हमें समझ है हम वही तो बात बोलेंगे, हमारी जो चेतना है। तो इसमें किसी को ये मानना ही नहीं चाहिए हमारी बात कट गई या थोप दिया या ये हो गया, वॉट एवर, इट इज ऑल यूजलेस। हाँ, लेकिन कोई कहता नहीं यही बात माननी पड़ेगी आपको, वहां जो ऐसा बोल रहा है वो रॉन्ग है। भाई क्यों माननी पड़ेगी? शेयरिंग, शेयरिंग जो ब्यूटीफुल चीज होती है, इम्पोजिशन और शेयरिंग दोनों में बहुत भारी अंतर है। इम्पोजिशन आदमी को घुटन पैदा करती है और शेयरिंग फ्रेशनेस बरकरार रखती है, एक स्वतंत्रता देती है शेयरिंग। सभी लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, आनंद आता है, सबके पक्ष देखते हैं हम, क्योंकि सब अलग अलग जीवन जी के आ रहे हैं, सबके घर के हालात अलग अलग हैं, सबके आंतरिक वातावरण अलग अलग है, सबकी ध्यान की तरक्की अलग अलग है। तो शेयरिंग इज सो ब्यूटीफुल। अब हमारे कुछ महान चेतना वाले होते हैं लोग, महान सहजी होते हैं, वो श्रीमाता के लेक्चर्स का रट्टा मारा होता है, उन्होंने खूब रट्टा मार रखा है श्रीमाता के लेक्चर्स का, और अपना अनुभव कुछ किया नहीं है। और किसी ने अगर अपना अनुभव वो शेयरिंग किया तो खट से उठा के लाएंगे एक लेक्चर का अंश और दे मारेंगे उसके ऊपर, है श्रीमाता ही ने ऐसे कहा है। ये भी सोचने का कष्ट नहीं करते कि अरे भाई वो श्रीमाता जी हैं, माँ आदि शक्ति हैं, और हम मानव हैं, दोनों को क्यों मिला रहे हो भाई आपस में? उनकी समझ हमारी समझ एक सी हो सकती है क्या? भाई हम मानव जैसी समझ रखते हैं, वो आदि शक्ति जैसी समझ रखती हैं, तो क्यों तुम लाद रहे हो उनकी बातें? और रहा सवाल, उनसे पूछता हूं, जो तुम दे के मार रहे हो हमारे ऊपर उनकी बातें, क्या आप उस स्थिति में आ गए? माँ की बातें वो शेयर करने का, दूसरे को सिखाने का अधिकारी है जो उस बात को अनुभव कर चुका हो। वहां अपना तो डिब्बा गोल है, और श्रीमाता का लेक्चर उठा के थोप दिया किसी के ऊपर। हाँ, लेक्चर शेयर करना अलग चीज है,
किसी के ऊपर थोपना अलग चीज है, क्योंकि थोपने वाला ने खुद ही कुछ नहीं किया होता, श्री माता जी की बातों को खुद ही अनुसरण नहीं किया होता उसने जो थोपता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। श्री माता जी की कुछ बातों को किसने अनुभव कर रखा है ना, सबसे बड़ी पहचान है ये अनुभव की कि वो कभी थोपेगा नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और जो थोप रहा है उसने अभी अनुभव नहीं किया है, वरना थोपने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब ये वाली बातों से हम अगर समझ जाएं तो हमें खराब नहीं लगेगा कि अरे यार इसने हमें ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। और फिर मैं दोबारा चुभने पे आऊंगा बहन। चुभता तभी है हम किसी के कहे हुए को सच मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं हम ऐसे ही हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि दूसरे के हिसाब से आप वैसे ही हैं या आप वैसे नहीं हैं। अगर आप वैसे नहीं हैं तो चुभेगी नहीं कभी भी बात, और अगर आप वैसे ही हैं तो फट चुभेगी, क्योंकि फिर होगा चोरी पकड़ी गई। कि हम अंदर से वैसे ही थे, बाहर प्रदर्शित नहीं करते थे, किसी ने कह दिया और हमें चुभ गया, तो यानी कि चुभने का मतलब चोरी पकड़ में आ गई। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हमें कोई कह रहा है, खुद पे ही डिपेंड करता है ये। और वो चोरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग बड़ा सामने है ना दूसरों को इतनी बढ़िया बढ़िया तरीके से पेश करते हैं, अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि वाह क्या बात है, इतने शानदार इंसान। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और उसे इतना बुरा लगा, मुंह इतना खराब हो गया उसका, अंदर का मूड वूड सब। क्योंकि यहाँ पे बात आती है भैया चोरी पकड़ी गई है, अब तो उसने पता लगा लिया सामने वाले ने कि तो हम ऐसे ही हैं। और कोई अगर वैसा है नहीं सामने वाला जैसे कह रहा है, तो चुभने का तो प्रश्न उठता ही नहीं कभी भी। अब कोई मेरे से कहे भाई आपने जो है ना मेरे 500 रुपये चुरा लिए, और मैंने चुराए नहीं, तो मुझे क्यों खराब लगेगा, क्यों बुरा मानूंगा मैं उस बात का। बुरा तो तब लगेगा अरे चुराए थे इसे पता लग गया, तो मैं गुस्सा करके दिखाऊंगा अच्छा जो मुझे चोर समझ रखा है। तो ये अक्सर होता है। तो ये भी एक पहलू है, इस पे भी गौर करना चाहिए। तो जितना भी बुरा मानने वाले लोग हैं अपने अंदर झांक के देख लो, गड़बड़ है, उस गड़बड़ को बाहर निकाल लो। तो खाली हो जाओगे एकदम, एकदम फ्री। हम सब चारों तरफ बुरा मानने वाले लोगों से घिरे हुए हैं, बात बात में बुरा मान जाते हैं वो। कई बार तो समझ में नहीं आता यार किसको क्या बोलूं कि बुरा ना लग जाए, और यहाँ हर बार फेल हो जाता हूं मैं कि कितनी कोशिश करूं कि कोई ऐसी बात बोलूं कि बुरी ना लग जाए, पर किसी ना किसी को तो बुरी लग ही जाती है। अब क्या किया जाए उसका, है आप जसलीन? मुझे पता नहीं क्यों आपकी बातें रवीश कुमार जैसी लग रही है। मैं कहना तो नहीं चाहता सरकार से। क्योंकि वो चोरी वाली बात है ना, अंदर वाली चीजें हैं उनको बुरी लग रही हैं, खटाक से बातें जिनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं चीजें, और वो सुनकर एक्सपोजर हो गया उनका, और एकदम से आदमी कॉन्शियस हो गया अच्छा हमें ऐसा कह दिया। ये वाली कहानी है बहन जी। तो बुरा मानने वाले जितने लोग हैं सतर्क होकर अपने अंदर झांके, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है हमारे अंदर, उसको ठीक कर लेना चाहिए बस। अटैचमेंट है, किसी ना किसी चीज का अटैचमेंट है, क्योंकि हमें, और बुरा मानने वाले वो लोग होते हैं जो इमेज कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अपनी इमेज के प्रति बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और उसको बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं अपनी इमेज को बनाए रखने की। और उन्हें ऐसी बात बात का बुरा लगता है, हमारे कुछ सहजी जानते हैं कि कुछ सहजी ऐसे हैं उन्हें 1 मिनट में बुरा लग जाता है, और बड़े पॉपुलर सहजी हैं वो, 1 सेकंड में बुरा मान के बैठ जाते हैं, लड़ लेते हैं।
है ना जसलीन? हाँ मेरे साथ तो क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, बहुत सीवियर अटैचमेंट का शिकार है। आप ही ने ये वाली चीज बताई थी कि हमारे अंदर एक हमारी इमेज क्रिएट हुई पड़ी है, और जब सामने वाला यस, कुछ कहता है वो हमारी इंटरनल इमेज से मैच नहीं करता तो हमें बुरा लग जाता है। तत्क्षण बुरा लग गया, एकदम खटाक से बुरा लगता है। राम जी का तीर भी इतनी तेजी से आके नहीं लगता होगा जितनी किसी की बात जल्दी से बुरी लग जाती है, क्योंकि हमने एक इमेज क्रिएट कर रखी है। यदि हम जागरूक हैं तो हम उस दायरे से बाहर निकलेंगे, अपनी इमेज के दायरे से बाहर निकलेंगे और उस वास्तविकता का आनंद लेना होगा हमें। मेडिटेटेड मूड में बैठे हुए हैं, मेडिटेटिव स्टेट में है, मेडिटेटिव मूड में है। अब उसमें कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई खास फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, फेस टू फेस नहीं आ रहे, बातें शब्दों के स्तर पे बातें नहीं कर रहे, पर अंदर से तो बातें चल ही रही है ना, चल रही है ना अंदर से बातें। यस। वी ऑल आर कलेक्टिव इंडिविजुअली टू। हाउ वी आर कलेक्टिव इंडिविजुअली? क्योंकि हम कितने सारे लोगों के साथ रहते हैं, वी आर नॉट अलोन। हम रहते हैं अपनी आत्मा के साथ, हम रहते हैं अपनी जीवात्मा के साथ, हम रहते हैं अपनी चेतना के साथ, हम रहते हैं अपनी जागृति के साथ, हम रहते हैं अपने मन के साथ, हम रहते हैं इतने सारे देवी देवताओं के साथ। तो कहाँ है अकेले हम? वी ऑल आर कलेक्टिव। हाँ, जब इस प्रकार की सामूहिकता होती है तो वो कलेक्टिव मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई कैसे होती है? अब इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी के घर में एक फंक्शन है, शादी का, विवाह है किसी के, तो क्या करता है वो? सबको इनवाइट करता है, कार्ड पे लिखा होता है विद फैमिली। जहां अच्छे रिलेशन होते हैं तो वहां पूरे के पूरे परिवार शादी अटेंड करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को दिया है, एक के नाम से कार्ड दिया है, लेकिन इनवाइटेड पूरा परिवार है, सारी फैमिली साथ है। तो हम भी एक इंडिविजुअल हैं, कहने को बाहर से। मान लो प्रियंका, नाम लिखा प्रियंका, तो प्रियंका के साथ तो सारे देवी देवता आ रहे हैं ना साथ में, पूरा परिवार आ रहा है ना साथ में। और इतनी सारी संस्थाएं हमारे अंदर, तो हम इंडिविजुअल है ही कब? जो अपने आप को एलोन समझ रहा है, इस वो इंसान है जिसको ये नहीं पता कि हम कलेक्टिव हैं। वी ऑल आर कलेक्टिव बीइंग। इतने सारे अंदर हैं हमारे, तो हम अकेले हैं कब? है ना बात सही समझने की? तो अगर हम कहीं मिलते हैं, अब जैसे हम यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, तो हम अकेले नहीं होते। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा अंदर का पूरा परिवार एक दूसरे परिवार से मिल रहा होता है। तो यानी कि कलेक्टिव हैज बिकम मल्टीपल कलेक्टिव। जैसे कि शादी का, विवाह का आयोजन हो रहा है, पूरे के पूरे परिवार साथ में जुड़ रहे हैं, हम अकेले हैं ही नहीं। और जो अकेला समझ रहा है वो अनभिज्ञ है इस कलेक्टिव से जो उसके अंदर खुद है ना प्राची? सही कह रहा हूं ना? जी भैया। और मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे तो सब आप इंडिविजुअली बहुत सारे कलेक्टिव हो अपने आप में, पर आप आ जाओ सामने। काफी लोगों ने अपने वो वीडियो ऑफ कर रखे हैं,
अपने अपने परिवारों को नहीं मिलने दोगे क्या एक दूसरे परिवारों से? बताओ। हमारे साथ पूरा का पूरा परिवार है, और जब हम मिलते हैं तो हमारे पूरे के पूरे परिवार भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, क्यों? नहीं बोलना है तो हम्म। क्या बोला? कुछ नहीं, वो किसी का गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा, चलिए, सुधा बहन की बात आई, और कोई बात कहना चाहता है? मुस्कान आई है सामने। अच्छा, हाँ मुस्कान, आज बड़ा अच्छा लगा तुमने जो वार्तालाप लिखा है, इट इज सो ब्यूटीफुल। वॉल्यूम इज वेरी लो। मुस्कान, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। कोई बोला ही नहीं। अच्छा, बोला ही नहीं। गा रही है मुझे मुस्कान। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ऐसा कभी कुछ बोलने के लिए है नहीं। हाँ, तुम तो अपने अंदर वाले सिस्टम से बात कर रही हो, तो इधर बात करके क्या करोगे? अरे है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा। और जो अंदर से बात करता है वो कभी अकेला नहीं होता, बिल्कुल। और उसकी जो अंदरूनी चीजें हैं उसके साथ इस कदर जुड़ जाती हैं, जो डस्टबिन में डाल ध्यान दो। जो ध्यान के माध्यम से जुड़नी ही चाहिए, हर हालत में जुड़नी ही चाहिए, वो जुड़ जाती है चीजें। क्यों? जी। और कोई शेयर करना चाहता है अपनी कोई बात, कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो? भैया एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। बहुत छोटा। क्या है ना, जैसे तुम छोटा अम, क्वेश्चन पूछो, बड़ा मैं बना दूंगा। नहीं, जैसे कि हमारा शरीर जैसे कुछ इंडिकेट करता है ना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो हमें किसी चीज की सत्यता का आभास होता है। तो हम्म। सुबह से मेरी लेफ्ट आंख फड़क रही है। तो मतलब ऐसे भी ये भी कोई इंडिकेशन होता है क्या? अब इसके लिए एक तुम्हें इसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि सुबह से सोच क्या रही हो और चित्त कहाँ पर है। हम्म, इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब हाँ, ऐसा कुछ। ये गड़बड़ होती है। हमें जब भी कोई ऐसे इंडिकेशन आते हैं तो हमें अलर्ट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज अपने आप समझ जाएंगे। देखो, ईएनटी सिस्टम में क्या क्या आती आईज, नोज एंड ईयर। है ना? और ये किस चक्र का भाग है? विशुद्धि। समझ विशुद्धि। लो इस बात को, समझ लो इस बात को कि अच्छा। जहां चित्त है, जहां पर भी चित्त है, हम्म। कहीं ना कहीं कुछ, किसी भी व्यक्ति का या स्थान का, वो एनर्जी जो फील्ड है, एवं जी अगर कोई स्थान की बात सोच रहे हो, तो वहां पे जो एनर्जी फील्ड है, जिस स्थान का एनर्जी फील्ड है, वहां पे जो विराट की शक्तियां हैं, विराट की शक्तियां हैं, वहां फ्रिक्शन चल रहा है, उसमें आपस में संघर्ष चल रहा है, नकारात्मक शक्तियों में और उसमें। ये तो है स्थान की बात। किसी व्यक्ति पर चित है, तो व्यक्ति पर चित होने के अंदर किसी के अंदर यही संघर्ष चल रहा है, सत्य और असत्य का संघर्ष किसी के अंदर चल रहा है। हम्म, समझ में आई बात? तो उसके इंडिकेशन आपको जी रिफ्लेक्सेस के भैया। फॉर्म में, आंख फड़कने के रूप में आ रहे हैं, हम्म। है ना? जब ठीक संघर्ष है। होता है तो कोई ना कोई मूवमेंट तो आती है ना। हम्म। भाई, दो लोग लड़ रहे हैं तो एक हलचल हलचल शुरू हो जाती है ना वातावरण में। हम्म। तो उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति है वो कभी तो सत्य को मान रहा है, कभी असत्य को मान रहा है, कभी सत्य को मान रहा है, कभी असत्य को मान रहा है, तो फ्लक्चुएशन आ रही है।
जैसे कि इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट होता है, तो अभी फ्लक्चुएट हुआ, जसलीन की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, जब स्टेब्लिश हुआ तो कनेक्टिविटी बन गई। तो जिस व्यक्ति की कनेक्टिविटी विराट की शक्तियों से डिस्टर्ब रहती है, कभी लग रही है कभी छूट रही है, उसके रिफ्लेक्सेस आंख फड़कने के रूप में आएंगे। तो इंसान कॉन्शियस हो जाएगा, यार हो क्या रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। गड़बड़ तो है ही, अगर कनेक्टिविटी में डिस्टरबेंस आ रहा है तो गड़बड़ी है भाई ये तो। और घर के अंदर बिजली के कनेक्शन में फ्लक्चुएशन है, तो बार बार सारे में ऐसा दिखाई देगा, लाइट कभी तेज होगी कभी हल्की होगी, तो आदमी सतर्क हो जाता है, भैया लाइटें बंद करो, कोई चीज फूक ना जाए। तो गड़बड़ है तभी तो आ रहा है ये। अब कोई कहता है लेफ्ट वाली आंख फड़क रही है तो ये हो जाएगा, कोई राइट वाली, तो दोनों आंखें अलग अलग नाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी आप जानते हो। और आंखों का रिप्रेजेंटेशन साथ में दोनों हेमिस्फीयर से भी, यानी कि दोनों आज्ञा को भी रिप्रेजेंट करती है वो एक तरीके से, दोनों नाड़ियों को भी और दोनों आज्ञाओं को भी। तो जिस प्रकार के आज्ञा में जो चल रहा है उसी के रिफ्लेक्सेस आपको किसी ना किसी आंख की फड़कन में आ रहा है। सो अगर हम टेक्निकली देखें तो नथिंग इज सीरियस। अगर मान्यताओं के आधार पर देखें तो वो डर जाता है आदमी, क्योंकि मनुष्य को तो ना बीमारी है हर चीज से डरने की, हर चीज में डर जाएगा पहले वो, क्योंकि जो उसे पता नहीं है उसे हर चीज से डर जाता है, ये उसको मनुष्य को बीमारी है। लेकिन कभी आपने छोटे से बच्चे को डरते हुए देखा है? अगर आप छोटे से बच्चे को ये बता दो 4 साल के 5 साल, अरे बेटा ये मर गया, उसे कोई डर नहीं लगेगा। अब बड़े को बता दो कि डर लग जाएगा, इसका भूत ना आ जाए मेरे अंदर। अच्छा, आप छोटे से बच्चे बोले ना, तो मेरे अटेंशन में तुरंत रुशीला आया, फिर तुरंत मेरी आंख फड़कने लग गई। अब समझ लो बात। हम्म, तो अगर किसी के अंदर द्वंद्व भी चल रहा है, किसी के अंदर द्वंद्व चल रहा है, चाहे बच्चे हमारे को ऐसे आंख फड़कने के रूप में आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुद के अंदर द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर, तब भी आंख फड़केगी। किसी दूसरे का ही नहीं है, हमारा अपना भी हो सकता है। हम्म, पर ये वेरीफाई करना हम्म, पड़ेगा हमें मैनुअल मोड पर लाकर, कि भाई एक एक जगह अटेंशन डाल के देखें कि यहां से आ रहा है कि हमारे से आ रहा है। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द्वंद्व, दो चीजें चल रही हैं, एक सही और एक गलत, दोनों आपस में चल रहा है अंदर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड द्वंद मेरे अंदर भी चल रही, क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगती तो मैं सही तरीका क्या है ये सोचती हूँ, फिर मैं है बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। तो वो एक गलत चीजें को ढकने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये बाहर नहीं आना चाहिए, फिर मैं उसे कंट्रोल करती हूँ। तो अब मुझे समझ में आया कि उससे रिलेटेड चीजें थी और ये मेरे अंदर की थी। आ गया ना, क्लियर हो गया ना पॉइंट। हाँ, हो गया। इफ यू आर सर्टेन तो ये चीजें नहीं आती, अगर आप सर्टेन हो तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। ये उसी कंडीशन में आएगी जहां द्वंद्व है। कभी हम सही मान रहे हैं कभी गलत मान रहे हैं, तो कई बार आंख फड़कने लगती है और हम अनिष्ट की आशंका से डर जाते हैं, अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये आशंका क्यों होती है? मनुष्य को एक समस्या है बहुत बड़ी, अज्ञानता की, अज्ञानता भरी पड़ी है मनुष्य को। अनिष्ट क्या मानता है वो? अनिष्ट ये मानता है जो उसके पास दिखाई देता है या जो उसके पास है वो छिन ना जाए, बस यही उसे अनिष्ट लगता है। कोई व्यक्ति है बहुत, जिसे प्यार करते हो मर ना जाए, जिसे आप प्यार करते हो चोट ना लग जाए, तो ये हर समय जो मनुष्य के पास है उसके छूटने का डर, उसकी हानि का डर मनुष्य को 24 घंटे घेरे रहता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, छूटने के लिए ही जन्म हुआ है। छूटेगा तो है ही, पर हम स्वीकार नहीं करते इस बात को कि कोई चीज छूट जाएगी हमसे, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और परेशान हुए पड़े हैं। उस चक्कर में दुनिया जहान का द्वंद्व लेके बैठे हुए हैं अपने अंदर। शायद ही कोई ऐसा मानव दिखाई दे आपको जिसके अंदर द्वंद्व ना चलता हो। बहुत रेयर मिलेगा कोई, बहुत रेयर, जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है, कहीं ना कहीं द्वंद्व में ही घिरा हुआ है। और चेहरे पे वो हालत दिखाई दे रही है भैया, जैसे पीट पाट के आया हो, कोई पीट दिया किसी ने, उसके चेहरे पे बिना पीटे ही पिटने जैसा चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर इतना द्वंद्व है।
ये खुद ही डिसाइड कर लिया, तू ऐसा तू वैसा, या तू ये खो देगा, तू ये नुकसान हो जाएगा, खुद ही डिसाइड कर लिया उसने। और वो सारा चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके ऊपर भी चेहरा ही छोड़ो, वो थकान लगने लगेगी, बिना कुछ करे थका हुआ महसूस होगा, आदमी टायर्ड हो गया है। अब टायर्ड क्यों हुआ? कि भ्रम को सत्य मान बैठा, भ्रम को सत्य मान बैठा। और जो सत्य है, सत्य जो है एक्चुअल में, सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष चालू हो गया। तो पता लगा शरीर निढाल हो गया, थक गया बैठे बैठे सोच सोच के ही। शारीरिक काम करने से इतना नहीं थकता इंसान जो द्वंद से थक जाता है अंदर। क्योंकि असत्य हमारे अंदर, हमारी शिराओं में, ब्रेन के माध्यम से जहर को फैला रहा है, जिससे शिराएं कमजोर हो गई हैं, नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, धमनियां कमजोर हो गई हैं, और हमारा जो इमोशंस हैं वो और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ एक गड़बड़ हो गई, वो सारी चेहरे से भी रिफ्लेक्ट होगी, वो सारी आपके वजूद से भी रिफ्लेक्ट होगी, और आप टायर्ड फील करोगे, क्योंकि बिना बात के ही थक गए। वो थके इसलिए हो क्योंकि ब्रेन ने टॉक्सिन्स रिलीज करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप असत्य को सत्य मान बैठे हो, इसलिए टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है ब्रेन। तो जागरूक मानव जो होगा वो ये देखेगा, यार अभी तो मैं ठीक था, अचानक से मैं थक क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं सोच क्या रहा हूं आखिर, व्हाट आई एम थिंकिंग। तो वो तुरंत हटा देगा उस सोचने को, जागरूक इंसान। और जो जागरूक नहीं होगा वो उसी से चेप हो जाएगा, बिल्कुल फेविकॉल की तरह, और वो फिर पड़ा ही रहेगा, उसी चक्कर में पड़ा हुआ लगातार, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। 10-10 दिन तक सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे शत्रुओं से मिल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं। ये सोच सोच के ऐसी तैसी कर लेते हैं लोग। अब कोई जर्नी पे जा रहा है, अब सोच बैठा, अरे जा तो रहे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा हमारा, अरे बिना बात के सोच लिया। अब उसी के विचार आ रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो खामखा की खाली पी लिया यार, हो जाएगा हो जाएगा, तब तक तो शांत रहो जब तक नहीं होता। और जब हो जाए तब सोच लेना क्या करना है एक्सीडेंट होने के बाद, पहले से सोचे बैठे हैं, और पहले ही सोच सोच के थक गए। जा तो बड़ी सुंदर जगह रहे थे जहां पे आनंद आना था, वहां जाने से पहले ही थक गए और पहले ही मूड खराब कर लिया। तो मैंने तो कई घरों में ऐसे देखा है, कोई बड़ा शुभ कार्य होने वाला हो तो उससे पहले ही लड़ लेते हैं सारे मिलके। वो बड़ी हंसी आती है मुझे, भाई शुभ कार्य सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन करने के चक्कर में पहले ही लड़ लिए, तो भाई काय का शुभ कार्य रह गया वो। वो पहले ही टेंशन कर ली, खूब लड़ लिया आपस में, और शुभता क्या खाक होगी। और ये अक्सर मैंने त्योहारों पे देखा है ऐसा झगड़ा। भाई मान लो दिवाली जैसा शुभ त्योहार है, आप शांत होकर आनंदित रहो, तो वहां किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो लेगी सब में, आपस में दबा के हो जाएगा। और पता लगा दिवाली शाम को आ रहे हैं, लड़ लड़ के दीपक जला रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ भाई। अच्छा, दूसरा, किसी के घर में शादी है, एक बच्चे की शादी है, लड़की या लड़के की। अब माँ बाप ने उस बच्चे को इतना सुना दिया, इतना सुना दिया, और उसको इतना कह दिया, तो वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा बच्चा कि भैया वो तू शादी करके खुश होए या उससे पहले ही दुखी हो जाए। तो इतना लोड डाल दिया, शादी करने से पहले उसे पूरी जिम्मेदारियों का ऐसा पहाड़ा पड़ा है, ऐसा पहाड़ा पड़ा है जिम्मेदारियों का, उसके अंदर वो घुट गया बेचारा, पहले ही दब गया। और टेंशन में है कि शादी करूं कि नहीं करूं, मुसीबत ले रहा हूं कि मैं शांति लेने वाला हूं शादी करने के बाद। और दोनों ही साइड ये काम चल रहा है, लड़की वाले की घर में भी पेरेंट्स उसके साथ कर रहे हैं, और इधर लड़के वाले को जिम्मेदारी का पूरा लेसन समझाया जा रहा है। अभी अपने ही घर में मैंने उन्हें भाई से प्रॉमिस कराया, भाई तुम 4 महीने तक इस भतीजे को कुछ नहीं कहोगे, उसकी शादी है। उसकी जान ले ली उन्होंने कह के, मगर 4 महीने बाद कहोगे इसे, 4 महीने शांति से जीने दो, जब तक शादी के 2 महीने तक कुछ नहीं कहोगे इसे, जैसा रहे, आए जाए कहीं भी
घूमे फिरे सोए उठे, नोबडी विल से एनीथिंग। तो मैं देख रहा हूँ उसकी जान ले रखी है बिल्कुल, ऐसा करना होता है वैसा करना होता है, भैया आने तो दो समय। और पता लगा उसका मुंह लटका हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है टेंशन में, कह रहा चाचा इतने दिन से तो परेशान हो गया मैं क्या करूं, मेरा तो शादी करने का दिल नहीं कर रहा। कि शादी हो रही क्या पता रखी है, मेरे घर घर की कहानी है। तो सोचो कि ये सोच सोच के ही तो बीमारियां लग रही हैं, पहले से ही सोच डाले हमने थोक के भाव में, और वो किसी के ऊपर वो सोचों का टोकरा किसी पे उलट देते हैं हम तुरंत। सारा घरों में यही तो होता है। आज सोचिए जरा घरों का हाल क्या है सब जगह का। है प्राची? जी भैया, दूसरा एक्सपेक्टेंसी, सारे पैनिक हो रहे होते हैं। दूसरा एक्सपेक्टेंसी इज वेरी हाई फ्रॉम द रिलेशंस। जिस प्रकार का भी रिलेशन है आपका, उससे इतना एक्सपेक्ट कर रखा है कि भाई उसको तो टेंशन दे ही रहे हैं, खुद को भी टेंशन में रख रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन रखने के बाद। क्योंकि अज्ञानता, इतनी भयंकर अज्ञानता है। और एक्सपेक्टेशन किस आधार पे है, बात देखो इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्टेशन अपनी सोचों के आधार पे है, ट्रुथ के आधार पे नहीं है। अपने जो धारणाएं हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड नोशंस हैं, और वो नोशंस दूसरों को देख देख के बने हैं, वो अपने हैं भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात, किसी और को देखा है हमने, किसी और के परिवार को देखा, उस आधार पे एक धारणा बनाई, और उसके आधार पे अपनी संतानों से एक्सपेक्ट करने लग रहे हैं। तो कैसी मूर्खता की बात है ये, हद से ज्यादा। कितना पागलपना है समाज के अंदर। मुझे लगता है मेरे ख्याल से 90% लोग पागल खाने में जाने योग्य हैं। 90% लोग। कमाल की बात है, देख के भी हैरानी होती है कैसे। कई बार तो मैं कहता हूँ अरे कैसे सोच लिया यार तुमने, कौन सा आधार क्या है तुम्हारा सोचने का? नहीं 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 ऐसा होता है। हाउ डू यू नो? नहीं उसके परिवार में हो गया। पर परिवार का कारण मालूम है? उसके परिवार का कारण मालूम है किस लिए ऐसा हुआ था? मालूम है उनका एजुकेशन किस आधार पे है पूरे परिवार का? मालूम है उनके पुराने संस्कार कैसे हैं? मालूम है वो कौन सी जिंदगी जी कर आए हैं? वो अलग जिंदगी जी के आए हैं, आप अलग जिंदगी जी रहे हो। वैसे परिवार जैसा आपके परिवार में कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, पर धारणा बना ली और पूरे परिवार की जान ले ली। दूसरी देखा देखी सुनी सुनाई बातों के आधार पर धारणा बनाई और पूरे परिवार की ऐसी तैसी कर दी। ये बड़े लोगों के काम है। आई एम सॉरी, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं ना, उनके अनुभव अपने कम है, दूसरों के ज्यादा देखी हुई बातें हैं जो पूरे परिवार की ऐसी तैसी करते हैं। और इसके उलट जो परिवार के बड़े लोगों ने अच्छे अनुभव किए होते हैं जिंदगी में, व्यक्तिगत उनके अनुभव है, वो कभी अपने परिवार को तकलीफ नहीं देंगे, कभी नहीं परेशान करेंगे। वो जिनके एक्चुअल अनुभव है तो जानते हैं अरे कुछ नहीं होता ऐसे, सबका अलग अलग है। क्यों हम माने दूसरे की चीजों को हमारे जीवन में ऐसा होगा? ये एक ब्यूटीफुल चीज है समझने की। तो दूसरों को देखा देखी सोच लेते हैं, पहले ही सोच के बैठे हैं और पहले ही सोच के जो है गड़बड़ कर ली। कितना अनर्थ हो रहा है पूरी दुनिया में। और अक्सर ऐसा आप सुनने को मिलेगा कि कुछ आपने कहा भाई ऐसा करना है, तो खुद ही सोच डाला और सोच साच के अपने आप ही तैयार करके मान भी ली बात, और आप सर पकड़ के बैठोगे हाय ऐसा कैसे सोच लिया, हमने तो कुछ करा ही नहीं है ना। वो तो सोच के बैठे हैं पहले ही। आप सर पटक के रह जाओगे, हिला नहीं सकते आपने। वो पहले से सोच के बैठे हुए बिना अनुभव के, और आपके ऊपर लाद दी सारी बातें। तो जब ऐसी चीज सामने आती है तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कोई धारणा किस आधार पे बना रहे हैं आखिर। क्या सुनी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई बातों के आधार पे है? और यदि अनुभव है आपका तो निश्चित रूप से आप कोई धारणा नहीं बनाने वाले। चैलेंज कर रहा हूं,
जो अनुभवी होते हैं वो कोई धारणा नहीं बनाते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अनुभव किया होता है वो चीजें वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, अपने छोटों के लिए भी सोचते हैं कि भाई ये भी अनुभव करेंगे और फिर चलेंगे। और मैं बड़ा हूं इनका, तो बस मैं संभालने के लिए बैठा रहा हूं, अगर ये कहीं गिर जाए तो उठा के खड़ा कर दूं, पर इनके अनुभवों में मैं बीच में आड़े नहीं आता। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर देयर ग्रोथ, इंटरसेप्ट देयर ग्रोथ। एक्चुअली इंटरसेप्ट कहना चाहिए कि ग्रोथ को हम फंसा नहीं रहे किसी, हम बस सपोर्टिंग सिस्टम में है। अगर हम पेरेंट हैं तो हम सपोर्ट में खड़े हैं कि अगर ये चोट खाएंगे तो हम प्यार से इन्हें फिर संभाल लेंगे। अब जरा ऐसे लोग बड़े होते हैं तो कितने खतरनाक हो जाते हैं, जो दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों को देखकर बाहर से और दूसरों की बातें समझकर अपने जीवन में एक धारणा बना लेते हैं। कितने डेंजरस होते हैं वो लोग, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि उनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है, ना तो जीवन का अनुभव है, ना अंदर के हत्या का अनुभव है। सो इट इज सो सीरियस। अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं तो इट इज ए वेरी डेंजरस चीज, थिंग, वेरी डेंजरस। अलर्ट हो जाना चाहिए। और मैं हम की किसकी बात कर रहा हूं? हम ये यहाँ पे इस वक्त 36 लोग हैं, मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की जो YouTube पर आप सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हैं इन बातों में। ये खाली 36 लोगों के लिए बातें नहीं है, इस वक्त सबके लिए है, क्योंकि सबके घरों की समस्याएं हैं ये। जब तक जागरूक नहीं होंगे तो ये सुधार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर सुधार नहीं हो सकता। हाँ, जैसे था ना, अगर एक दीपक जल जाए तो बाकी कमरों में भी दीपक जलाए जा सकते हैं, संभव है ये। तो बिना उलझे, बिना परेशान हुए इस चीज को समझना चाहिए, लेकिन अपने आप से एक प्रण करना चाहिए, हम सुनी हुई, देखी हुई और दिमाग से समझी हुई बातों को सत्य नहीं मानेंगे, हम केवल अपने अनुभवों को सत्य मानेंगे। कोई हमें बता रहा है तो हम उसे एक तरीके से एक गाइडलाइन के रूप में ले सकते हैं। जैसे नक्शा होता है, नक्शा, मैप किसी ने हमें दे दिया, हमने कहा ठीक है दे दो। अब हमने यात्रा शुरू करी, तो यात्रा में जो हम अपने अनुभव हो रहे हैं उस अनुभवों को नक्शे के साथ भी मिलाते चलो। जरूरी नहीं कि नक्शे के हिसाब से ही अनुभव होंगे आपको। पता लगा वो जो नक्शा दिया था वो तो 10 साल पुराना था, और 10 साल में तो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, नए नए हाईवेज बन गए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा नक्शा, वो तो सारा कुछ बदल चुका। तो समझ में क्या आ रहा है? अपना खुद का अनुभव। सत्य क्या है? अपना खुद का अनुभव है। ब्राजी जी भैया। अगर किसी चीज से डरना है, मैं कहता हूं एक चीज बताऊंगा, डरना जरूर चाहिए। किस चीज से? इन 3 चीजों पे आधारित धारणाएं बनाने से डरना चाहिए, वो बहुत डेंजरस है। इस प्रकार की 3 चीजों से बनाई गई धारणाएं न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती हैं कि जब वो फटता है ना तो उससे पल्सेस जनरेट होती हैं, और पल्सेस से चेन रिएक्शन पैदा होता है। बम तो फटा है दिल्ली में, मार कर रहा है वो ऋषिकेश तक, पल्स जनरेट हो रही है, और हर पल्स कुछ किलोमीटर के बाद में बढ़ जाती है उसकी इंटेंसिटी। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो धारणाएं चेन रिएक्शन को पैदा करती हैं, जो पूरी की पूरी सोसाइटी को, अपने घर को, सारे सदस्यों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ट्राई टू अवॉइड नोशंस, कोई धारणा मत बनाइए। सत्य के साथ जो सामने घटित हो रहा है वो घटित हो रहा है, वो सत्य है, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो प्योरली असत्य है। वर्तमान का असत्य है जो हम सोच रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम जो सोच रहे हैं वो वर्तमान का असत्य है। तो उस असत्य के साथ क्यों रहना? जो घटित हो रहा है उस सत्य के साथ क्यों ना जिए? वही तो सत्य है। सत्य कोई पेड़ पे टंगे हुए नहीं है फलों की तरह। सत्य हमारे इर्द गिर्द बहने वाली हवाओं की तरह है। हवा जो हर समय हमारे साथ है किसी ना किसी रूप में, वही सत्य है, क्योंकि हम उसी के आधार पर जीवित हैं। अगर ये वायु ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते।
खाना खाए बगैर रह सकते हैं कुछ दिन? अगर इंसान 15 दिन खाना ना खाए तो वो जीवित रह सकता है। और कोई इंसान अगर 7 दिन तक पानी ना पिए, 7 डेज तक पानी ना पिए, तो भी जीवित रह सकता है। 8वें दिन मर सकता है। और खाना ना खाने वाला 16वें दिन मर सकता है। लेकिन वायु के बिना एक पल भी नहीं रह सकते आप। तो जो सत्य है वो वायु है, वो हमारे इर्द गिर्द है, दिखाई नहीं देती पर वो है। और जो धारणाएं बनाते हैं वो इतनी भ्रामक होती है ना, और उसके आधार पे हमारा जीवन पूरा स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से। और मैंने देखा है हमें बहुत सारे सहजी बड़े बड़े पुराने पुराने किन्हीं मान्यताओं और किन्हीं संस्कारों से इस कदर जकड़े हैं, उनकी सोल बहुत विलक्षण चीजों को अनुभव करना चाहती है, पर वो अपनी सोल को अनुभव ही नहीं करने देते, जकड़ रखा है अपने आप को मान्यताओं में। और ऐसे सारे साधक साधिकाओं को मैं ये कहना चाहता हूं, भाई देख लो इसी जीवन काल में, वरना अगले कई जन्म लेने पड़ेंगे। सोच लो, जन्म लेने में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जकड़े रहो, क्योंकि टूटेगी तो है ही ये। आपकी सोल एक दिन आपको बार बार ये इंसिस्ट करा ही देगी कि भैया करो अनुभव, जो मुझे चाहिए वो तो दो मुझे। आप इस जन्म में अवॉइड कर लो, अगले जन्म में अवॉइड कर लो, पर तीसरे जन्म में तो आपको करना पड़ेगा, चौथे में करना पड़ेगा, छठे में करना पड़ेगा, 100वें जन्म में वही करोगे जिसके लिए आज सोल चाह रही है। डिसाइड कर सकते हैं इस बात को, तो व्हाई नॉट टुडे? और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने अपने आप को मान्यताओं में जकड़ रखा है, तथा कथित सोची हुई बातों में अपने आप को जकड़ा हुआ है, समाज में प्रचलित मान्यताओं के साथ जी रहे हैं, और अपनी जीवन की पूरी अंत्येष्टि कर रहे हैं। जीवित रहते हुए भी अपने जीवन की हमने अंत्येष्टि कर दी, और अभी सांसें हैं पर हम अपने जीवन की अंत्येष्टि कर चुके। अंत्येष्टि क्यों कर चुके? क्योंकि हमने तथाकथित मान्यताओं में अपने जीवन को जकड़ लिया, और जब जकड़ लिया है तो अंत्येष्टि हो गई इसकी। और अंत्येष्टि कब की जाती है आप जानते ही हो। रहस्य समझ में आया? अच्छा ये बताइए, किन किन को मेरी बातें समझ आ पा रही हैं? ये जी भैया। जी बताइए, किसको समझ में आ रही है? आ रही है भैया। आ रही है? और किसको समझ आई? भैया। आ रही आ है? रही है भैया। यस, मुझे भी आ रही है। तुम्हें भी आ रही है? अच्छा, सबको आ रही है। वाह भाई वाह। बातें सबको सबको समझ में आ रही है, नहीं आती तो हम सबको लोग आ यहाँ रही है। होते ही हैं। आपने बोला धारणा ध्वस्त करती है और हाँ, हमारे अनुभव हमें प्रकाशित करती है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और धारणाओं से जब तक मानव ऊपर नहीं उठेगा, उसकी ग्रोथ तो नहीं हो सकती। और आप इतनी सरलता से बता रहे हैं तो समझ तो आएगी ना। कि ये बताने के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपके अपनी अनुभव। अनुभूति के आधार पे जी, यस। जैसे मैं जीता हूं मैं वही आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैंने देखा ऐसा जी कर बहुत कुछ मिला, और ऐसा मिला है कि आगे किसी जीवन को जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई चीज छूटी ही नहीं रह गई जो मैं पाने को सोचता था और वो छूट गई हो, क्योंकि मैंने अपने आप को बांधा नहीं किसी चीज में। बांधा ना बांधने के कारण क्या हुआ, मुझे सारा वो सब जीने का अवसर मिल गया, या यूं कहूं अवसर मिले ना मिले पर मैंने अपने आप को मौका दिया उस सारे अवसरों को जीने का। मेरा कुछ रह ही नहीं गया, आज मुक्त हूं। और मेरी लास्ट विश तो आपने सुनी ली होगी, तुंगनाथ चंद्रशिला टॉप पे। अब मुक्त हूं तभी तो लास्ट विश की है, और लास्ट में तुमने सुना होगा मैं इस वाली विश से बंधा हुआ भी नहीं हूं, कह दिया है हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, कोई बात नहीं, इससे भी नहीं बंधा। कहते हैं ना लास्ट विश, इसका मतलब कोई आदमी अटैच है अपनी विश से, नहीं, मैं इससे भी अटैच नहीं हूं।
तो हमको अपने इसी जीवन में देखना चाहिए कि हम कहाँ अटके हुए हैं। अटके से मतलब है कौन सी ऐसी चीज रह गई हमारे अंदर जो हम पूरी करना चाहते हैं, कर करा के निपटाओ इसे, हम मुक्त हो जाओ और इसी जीवन में आनंद उठाओ मुक्त होके। ये वाली चीज मेरी हमेशा कहने की है सबसे। क्या फायदा फिर आगे के जन्म लेते फिरोगे और छटपटाते हुए घूमोगे। आज जो हालात परिस्थितियां हैं अगले जीवन में ना मिले तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए, है ना। अब जैसे एक यात्री है, वो घूमना चाहता है, उसने बुकिंग भी नहीं करा रखी, रिजर्वेशन नहीं करा रखा, उसने कहा भाई ठीक है जो ट्रेन मिलेगी उसमें चला जाऊंगा। एक वो यात्री है जिसने पहले से ही बुकिंग करा रखी है। बुकिंग इसलिए कराता है ना इंसान, लास्ट मोमेंट पे टिकट ना मिला तो क्या होगा, ठीक है, वो भी एक समझदारी वाली बात है, बुकिंग करा लो। पर कई बार ऐसा होता है आपको अचानक जाना पड़ गया, बुकिंग भी नहीं हो पाई, और हम बुकिंग करा के ट्रेवल करने के आदी हो चुके हैं। अब हम परेशान होंगे, है बुकिंग तो है नहीं और जाना पड़ रहा है, तो बड़ा परेशान रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। हर चीज परेशानी, पूरी यात्रा वो कांटों वाली यात्रा बन जाएगी क्योंकि बुकिंग नहीं है हमारी। और होता भी है सीट नहीं मिलती। एक वो यात्री है यार ठीक है देखा जाएगा, सीट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, वो हर चीज का मजा लेता है क्योंकि किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है। और जो बंध जाता है वो कितना छटपटाता है। तो यानी कि अपने अनुभवों को हमें एक्सपैंड करना चाहिए, हमें अपने आप को मौका देना चाहिए कि हम इस मानव जीवन के हर अनुभव को कर पाए। बांधे ना, वो बात अलग है कि अवसर नहीं मिल रहा है, अवसर ना मिले वो एक अलग मैटर है, वो भी एक बहुत समझदारी समझने की बात है। समझने की बात यह है कि अवसर आता है ईश्वर की तरफ से, और हमने अवसर मिला हमें, पर हमने गंवा इसलिए दिया कि हम बंधे हुए थे, तो ये मूर्खता हो गई। और रहा सवाल, हम चाहते तो हैं पर अवसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी वो काल नहीं आया है। परमात्मा अपने आप काल भेजेंगे, आपको अवसर मिल जाएगा, आप जी सकते हो। पर मान्यताओं के आधार पे आपने जीना रिजेक्ट कर दिया तो ये फुलिशनेस है, इट इज ए फुलिशनेस। दोनों चीजें समझनी होंगी, इंटरेस्टिंग। और ये आप समझ जाएंगे तब आपको ये समझ पैदा होगी कि हम मुक्ति का आनंद कैसे उठाएं। अवसर always provided by divine for the benevolence of your soul। आपकी जीवात्मा के लिए ही अवसर है, समझ लो इस बात को। जीवात्मा के लिए ही अवसर होते हैं, वो गॉड की तरफ से आते हैं, और मानव रिजेक्ट कर देता है अपनी मान्यताओं के आधार पर। तो कितनी बड़ी मूर्खता होती है। गॉड देना चाहते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हो क्योंकि आपकी छोटी सी जीवन की एक छोटे से सर्किल की मान्यताएं तैयार हो गई, उतनी बड़ी चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर आदमी अपनी किस्मत को कोसता है, बड़ा मुंह लटका होगा, अरे वो तो कर रहा है, हमारी किस्मत में नहीं है। भगवान कहते हैं तेरी किस्मत में था, तेरे को भेजा था, और तूने अपनी मान्यताओं के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तेरा ही फॉल्ट है। चल 10 जन्म तक ऐसे ही रहे, अब तू इंतजार कर, 10वें 11वें जन्म में शायद पूरा हो जाए। अब 11वें में रिजेक्ट मत करना। ऐसा करके मुंह लटके हुए लोग बहुत मिलेंगे आपको, अरे मेरा तो जीवन ही ऐसा ही है, अरे हमारा तो परिवार में यूं है, हमारे ऐसे माहौल में यूं है, ऐसे सुनता रहता हूं मैं क्यों बंधे हुए हो उन सब चीजों से? आपने ही तो बांध रखा अपने आप को, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वही परिवार होगा, वही परिवार जो है अब आपको कुछ नहीं कह रहा होगा। काय को आपने बांध के खुद ही उनकी मदद कर दी आपने, क्यों? चलो अब ये एंड हो जाएगा, इसके बाद मेडिटेशन शुरू होगा, चिंतन करना। और जिसने ऐसा किया है, धारणाओं से ऊपर उठे, आज देखो कितने प्रसन्न हैं। हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उनसे बाहर निकाला, उन छोटी सी लिमिटेड चीजों से, और आज आनंदित है।